to my channel that is Mind Review. So आज की जो वीडियो होने वाली है that is from a new series. So this video is related to psychology only but the series is new. तो इन सीरीज से जो वीडियोस आएंगी उसमें व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज हम उन सारे स्पेशल लोगों के बारे में बात करेंगे जिन्होंने साइकोलॉजी की फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. नाउ कंट्रीब्यूशन कैन बी एनी, क्या पता उन्होंने थ्योरी दी है या फिर कोई स्मॉल टर्म का डेफिनेशन दिया है या फिर कोई एक्सपेरिमेंट किया है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल ऑफ दोज स्पेशल पीपल. सो सिंस आई वाज गेटिंग सम रिक्वेस्ट फ्रॉम माय सब्सक्राइबर फैमिली कि कार्ल यूंग के बारे में बात करो. So therefore the very first person that I have taken into, so about whom we are going to talk today is Carl Jung. So let us get started and talk about Carl Jung. कौन थे, उन्होंने कौन सी theories दी थी and what all about this person, right? So let us get started, right? So first of all just see he was Carl Jung. अब मैं पिक्चर क्यों दिखा रही हूँ so that आगे जाके हम जो भी बात करेंगे कार्ल यूंग के बारे में you have an image in your mind कि वो थे कौन, right? So this is important कि आप पिक्चर देखिए who Carl Jung actually was, about whom we are going to talk for the next 5 to 10 minutes. Okay. Now, Carl Jung was basically an early supporter of Freud. So, I hope all of you must be knowing who Freud is. The full name is Sigmund Freud. ठीक है? So, Sigmund Freud basically psychoanalysis एक field है psychology में. Sigmund Freud is regarded as the father of psychoanalysis. So, Sigmund Freud के बारे में भी हम आगे आने वाली videos में बात करेंगे. But right now, let us focus on Carl Jung. So, Carl Jung जो थे, he was actually the early supporter of Freud. वो फ्रॉइड को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे. Why? Because दोनों का एक शेयर्ड इंटरेस्ट था that was in the unconscious. That means कि कार्ल यूंग और फ्रॉइड दोनों के दोनों ही अनकॉन्शियस, जो हमारा अनकॉन्शियस माइंड होता है उससे रिलेटेड रिसर्चेस में एंगेज थे. सो अनकॉन्शियस माइंड कौन सा होता है? अनकॉन्शियस माइंड इज बेसिकली दैट माइंड जिसके अंदर जो थॉट्स हैं वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट. ठीक है, हम उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड्स में है. ओके, सो कार्ल यूंग वॉज एन अर्ली सपोर्टर ऑफ फ्रॉइड. अब next thing about Carl Jung is that he was also an active member of the Vienna Psychoanalytical Society. So हमारी काफ़ी ज़्यादा साइको एनालिटिकल सोसाइटीज़ होती हैं. तो ये जो साइको एनालिटिक सोसाइटी थी दिस वॉज ऑफ सिगमंड फ्रॉइड ओनली, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड वॉज रिगार्डेड एज फादर ऑफ साइको एनालिसिस. तो इसीलिए ही क्रिएटेड दिस सोसाइटी नोन एज वियना साइको एनालिटिक सोसाइटी. तो हमारे जो कार्ल यूंग थे ही वॉज द सपोर्टर ऑफ फ्रॉइड. फ्रॉइड के सपोर्टर थे तो ऑफ कोर्स जो उनकी सोसाइटी होगी उसमें भी उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था. ही वॉज एन एक्टिव मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी. When the International Psychoanalytical Association formed in 1910, तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि एक इंटरनेशनल साइको एनालिटिकल एसोसिएशन भी फॉर्म हुआ था इन द ईयर ऑफ 1910. एंड व्हेन दिस एसोसिएशन वाज फॉर्म्ड तो कार्ल यूंग बिकेम द प्रेसिडेंट एट द रिक्वेस्ट ऑफ फ्रॉइड. सो समथिंग टू नोटिस इज कि फ्रॉइड के रिक्वेस्ट पे कार्ल यूंग जो है इस एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन गए. सो दिस वॉज द सपोर्ट ऑफ कार्ल यूंग टूवर्ड्स फ्रॉइड कि वो इतना सपोर्टिव थे दैट फ्रॉइड हैड रिक्वेस्टेड हिम कि आप जो है इंटरनेशनल साइको एनालिटिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट बन जाइए. एंड सो कार्ल यूंग बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन. सो एवरीथिंग वॉज गुड अंटिल 1912. ठीक है, 1912 was the year जब एक लेक्चर टूर था अमेरिका पे. सो बेसिकली क्या था कि कार्ल यूंग को अमेरिका में जाना था एक लेक्चर देने के लिए. सो वाइल ऑन अ लेक्चर टूर ऑफ अमेरिका यूंग पब्लिकली क्रिटिसाइज्ड फ्रॉइड्स थ्योरी ऑफ इडिपस कॉम्प्लेक्स. सो जो हमारे सिगमंड फ्रॉइड हैं उन्होंने एक थ्योरी दी थी रिगार्डिंग द इडिपस कॉम्प्लेक्स. वी विल श्योरली टॉक अबाउट द इडिपस कॉम्प्लेक्स एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू इट इन अपकमिंग वीडियोज जिसमें हम फ्रॉइड की बात करेंगे, राइट? बट राइट नाउ वी आर गोइंग टू कॉन्सेंट्रेट ऑन कार्ल यूंग. सो कार्ल यूंग
ने क्या किया कि अभी तक तो वो पूरे सपोर्ट में था, फ्रॉइड ही सब कुछ है, एंड ही ऑल्सो जॉइंड द एसोसिएशन, प्रेसिडेंट भी बन गए एसोसिएशन के। बट 1912 वॉज दैट डार्क टाइम जब यूंग ने एक लेक्चर टूर पे फ्रॉइड की ही एक थ्योरी थी रिगार्डिंग इडिपस कॉम्प्लेक्स, उस थ्योरी को उन्होंने पब्लिकली क्रिटिसाइज किया। क्रिटिसाइज मतलब पब्लिकली बोला कि ये थ्योरी गलत है, राइट। सो अब ऐसा बोल दिया, सो ऑफ कोर्स फ्रॉइड विल नॉट बी वेरी हैप्पी विद यूंग। सो इसके बाद वाला जो ईयर आया दैट वाज 1913, दैट लेड टू एन इररिवोकेबल स्प्लिट बिटवीन देम। ठीक है, इररिवोकेबल स्प्लिट मतलब क्या हो गया कि आपके जो फ्रॉइड है और जो कार्ल यूंग थे, बोथ ऑफ देम वर गुड इन गुड टर्म्स राइट नाउ। अभी तक वो अच्छे टर्म्स पे थे, राइट। बट नाउ क्योंकि यूंग ने क्रिटिसाइज कर दी फ्रॉइड की थ्योरी को, इसीलिए उन दोनों के बीच में स्प्लिट आ गया। वो दोनों अपने वेज उन्होंने पार्ट कर लिया एंड दे बोथ गॉट सेपरेटेड। So and Jung went on to develop his own version of psychoanalytic theory. So Jung ने फ्रॉइड को क्रिटिसाइज किया, जिसकी वजह से दोनों के बीच में स्प्लिट हो गया। एंड व्हेन स्प्लिट हैपेंड, तो Jung ने क्या सोचा दैट नाउ आई विल डेवलप माय ओन वर्जन ऑफ साइकोएनालिटिक थ्योरी। मैं अपना एक खुद का वर्जन बनाऊंगा जो मेरे अकॉर्डिंग सही है एंड फ्रॉइड का वर्जन गलत है। Okay, so this was a small introduction कि how Jung actually came about, कि कार्ल यूंग था जो फ्रॉइड की एसोसिएशन से आया था, but then he actually criticized his theory and developed his own psychoanalytic theory. Now, according to Jung, the human mind has an innate characteristics imprinted on it as a result of evolution. So, कार्ल यूंग क्या बिलीव करते थे कि देखो हमारा जो है एवोल्यूशन हुआ है, वी आर इवॉल्विंग स्पीशीज। हर जनरेशन में एक ऐसी स्पीशीज आती है जिसमें कोई नया कैरेक्टरिस्टिक होता है जो पुरानी स्पीशीज में नहीं था प्रोबेबली, राइट। सो यूंग के अकॉर्डिंग क्या है कि हमारा जो ह्यूमन माइंड है उसमें वो सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो अभी तक इवॉल्व होते होते आए हैं, वो सारे इम्प्रिंटेड है ह्यूमन माइंड पे, ठीक है। एंड ऑल ऑफ दोज कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर इन आवर अनकॉन्शियस माइंड, जिसके बारे में हमें पता नहीं है, बट दे आर स्टिल प्रेजेंट इन आवर माइंड। These universal predispositions stem from our ancestral past. ठीक है, predisposition क्या होता है? Predisposition is the tendency to do, कि am I more likely to do something or not. तो ये जो सारी अभी तक evolve होते होते हमारी human species बनी है, उसमें जितने भी variations आए हैं वो सारे variation कहीं ना कहीं हमारे human mind में imprinted है according to कार्ल यूंग। और ये जो हमारी सारी variations हैं ये हमारे past के जो एंसेस्टर्स थे उनसे आई है। सो यूंग यही बिलीव करते थे दैट ऑल ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स आर इम्प्रिंटेड ऑन आवर माइंड एंड ये हमारे अनकॉन्शियस पार्ट में है जिसके बारे में हमें ज़्यादा नॉलेज नहीं है। अब इसके एग्जाम्पल्स क्या हो सकते हैं? फियर ऑफ द डार्क, ठीक है। हम ये चीज़ सीखते तो नहीं है कि हमें अंधेरे से डरना चाहिए और लाइट से नहीं डरना चाहिए। स्टिल जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक अ न्यू बॉर्न बेबी। न्यू बॉर्न बेबी है, अगर आप उसे बिल्कुल डार्क में छोड़ दोगे, इफ़ यू विल लीव दैट बेबी अलोन, दैट बेबी विल स्टार्ट क्राइंग। वाई? क्योंकि उसे डर लग रहा है डार्क से। सो नोबडी टॉट दैट बेबी कि डर लगना चाहिए आपको डार्क से। स्टिल दैट बेबी गॉट स्केयर्ड ऑफ दैट डार्क प्लेस। वाई? बिकॉज अकॉर्डिंग टू यूंग कि ये हमारी इवॉल्व होने की, जो हमारी एवोल्यूशन होने की कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हमारे माइंड में इम्प्रिंटेड है और ये हमारे एंसेस्ट्रल पास्ट से ही हमारे पास अभी इवॉल्व होते होते हमारे माइंड में ये चीज़ आई है जो कि अनकॉन्शियस एरिया में है, जिसके बारे में वी डू नॉट हैव मच नॉलेज, बट स्टिल हमें है फियर ऑफ डार्क, वी हैव द फियर ऑफ स्नेक्स, वी हैव द फियर ऑफ स्पाइडर्स एंड दिस कैन गो ऑन, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हम चूज कर सकते हैं। Now another important thing, so this is the most important, ठीक है, आज तक की probably most important theory जो कार्ल यूंग ने दी थी, that was related to archetypes, ठीक है। so archetypes was something जिसके बारे में कार्ल यूंग ने बहुत ज़्यादा बात की थी। so what archetypes exactly are, हम ये देख लेते हैं। so just look at the first bullet point, ठीक है। so archetypes are images and themes which have universal meanings across cultures
विच में शो अप इन ड्रीम्स, लिटरेचर, आर्ट और रिलीजन। सो ये जो डेफिनेशन थी आर्केटाइप की, इट वॉज ऑफकोर्स गिवन बाय युंग, ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग ऑल अबाउट हिम। और कौन से ईयर में दिया था? 1947। सो आई ऑलवेज पुट दिस एम्फेसिस कि आप याद रखो कि किसने डेफिनेशन दी थी और कौन से ईयर में दी थी। सो प्लीज रिमेंबर दिस वाज गिवन बाय युंग इन द ईयर ऑफ 1947। सो ये जो आर्केटाइप्स हैं युंग के अकॉर्डिंग, ये कुछ इमेजेस हैं या फिर आप इन्हें कुछ थीम्स बोल सकते हो जिनका एक यूनिवर्सल मीनिंग है। नाउ यूनिवर्सल मीनिंग का क्या मतलब होता है कि किसी भी कल्चर में अगर आप उस पर्टिकुलर इमेज को दिखाओगे तो सारे लोग उस इमेज को सेम ही इंटरप्रेट करेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक घर की फोटो दिखाई, राइट, एक हाउस की फोटो दिखाई। सो मैं किसी भी कल्चर में उस हाउस की फोटो दिखाऊंगी तो एवरीबडी विल से कि ये तो हाउस है, राइट। ये पॉसिबिलिटी है कि वो लोग अपने अपने लैंग्वेजेस में बोलेंगे कि दिस इज हाउस, या ये घर है, या फिर ये जो भी उनकी लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग दे विल से, बट सबको एक बेसिक आइडिया होगा दैट व्हाट दैट इमेज इज रिप्रेजेंटिंग। सो युंग भी यही कह रहे थे कि आर्केटाइप्स बेसिकली वो इमेजेस या फिर वो थीम्स होते हैं जिनका एक यूनिवर्सल मीनिंग होता है अक्रॉस द कल्चर्स, एंड ये जो इमेजेस या फिर ये जो थीम्स होते हैं दे कम इन आइदर आवर ड्रीम्स, या फिर जो लोग काफ़ी ज़्यादा पोएट्री एंड राइटिंग में है तो उनके लिटरेचर में आता है, या फिर जो लोग आर्ट में है उसमें आता है, और इट कैन ऑल्सो कम इन रिलीजन। सो आई होप कि आप लोगों को अंडरस्टूड हो गया होगा कि आर्केटाइप्स होते क्या है, राइट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। Now Jung believes that symbols from different cultures are often very similar because they have emerged from archetypes shared by the whole human race which are part of a collective unconscious. So Jung क्या believe करते हैं कि चाहे culture तो different हो, maybe person A is from some culture, person B is from some other culture, but still जो भी symbols होंगे, even though these symbols are coming from different cultures, but सारे सिंबल्स का एक सिमिलर मीनिंग होता है। क्यों एक सिमिलर मीनिंग होता है? बिकॉज हमारी जो पूरी की पूरी ह्यूमन रेस है दैट हैज़ एक्चुअली इवॉल्व्ड टुगेदर। ऐसा तो नहीं हुआ ना कि एक पर्टिकुलर एरिया ज़्यादा इवॉल्व हो गया और दूसरी कंट्री तो ज़्यादा इवॉल्व हुई नहीं। ऑल द ह्यूमन रेस इज़ बीइंग इवॉल्विंग टुगेदर, एंड देयरफॉर ये जो सारे सिंबल्स हैं वो हमारे अनकॉन्शियस माइंड में जाते जा रहे हैं। तो इस चीज़ को बेसिकली युंग ने बोला था कलेक्टिव अनकॉन्शियस, कि पूरी की पूरी जो हमारी ह्यूमन रेस है सबके अनकॉन्शियस में ये सिंबल्स प्रेजेंट हैं अबाउट विच वी आर नॉट अवेयर, बट ये सिंबल ज़रूर हैं विच कैन आइदर शो अप इन ड्रीम्स, या फिर वो लिटरेचर में आ सकते हैं, या फिर आर्ट में, या फिर रिलीजन में। Now see, this is a small representation कि क्या क्या आर्केटाइप्स हो सकते हैं, राइट। जैसे फ्रीडम का हो गया, ठीक है, जैसे डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस कि फ्रीडम का ये आर्केटाइप है, या फिर लिबरेशन है, या फिर पावर है, मास्टरी है, राइट, बिलोंगिंगनेस है, सर्विस है, कंट्रोल है, सेफ्टी है, अंडरस्टैंडिंग है। सो ऑल ऑफ दीज आर डिफरेंट आर्केटाइप्स दैट युंग वाज एक्चुअली टॉकिंग अबाउट। तो ये जो सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं हमारे ड्रीम्स में, लिटरेचर में, कल्चर में, रिलीजन में, आर्ट में रिप्रेजेंट होती हैं। जस्ट ट्राई एंड सी सम पोइट्री, ठीक है, कुछ पोइट्री देखोगे तो उसका भी कोई ना कोई टॉपिक इसमें से होगा, आइदर ऑफ फ्रीडम और ऑफ बिलोंगिंगनेस और मे बी ऑफ एंजॉयमेंट, या फिर इंटिमेसी का, या फिर पावर का। कहीं ना कहीं वो टॉपिक्स पोइट्री के, या फिर रिलीजन के, या फिर आर्ट के, इन सब चीज़ों से रिलेट हो जाते हैं। एंड युंग का बेसिक आर्ग्यूमेंट यही था कि ये जो सारी चीज़ें हैं दे हैव एक्चुअली कम फ्रॉम आवर एंसेस्टर्स, और ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट है, विच ही कॉल्ड एज द कलेक्टिव अनकॉन्शियस, राइट। Now, according to Jung, our primitive past becomes the basis of the human psyche. इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो पास्ट था वो बेसिस होता है हमारे करंट माइंड में क्या क्या चीज़ें हैं उसका, डायरेक्टिंग एंड इन्फ्लुएंसिंग आर प्रेजेंट बिहेवियर। सो अल्टीमेटली युंग की अकॉर्डिंग यही बात थी कि पास्ट की जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट है, विच आर डायरेक्टिंग, और वो इन्फ्लुएंस भी कर रहे हैं हमारे प्रेजेंट डे बिहेवियर को।
Jung claimed to identify a large number of archetypes but paid special attention to only 4. तो कार्ल युंग ने काफ़ी सारे आर्केटाइप्स आइडेंटिफाई कर लिए थे, राइट? बट क्या हुआ कि काफ़ी सारे आर्केटाइप्स तो आइडेंटिफाई कर लिए बट स्पेशल अटेंशन जो पे की थी वो सिर्फ 4 आर्केटाइप्स पे की थी. So what were these 4 archetypes? First one था self, second one was persona, third one was shadow and the fourth one was anima/animus, right? तो these were the 4 archetypes जिस पे युंग ने स्पेशल अटेंशन पे की थी एंड हमें भी इन पे स्पेशल अटेंशन पे करनी है बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो प्लीज पे अटेंशन इन द अपकमिंग 4 to 5 स्लाइड्स. अच्छे से अटेंशन देना एंड वो इंटरेस्टिंग भी होगा. यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है? सो जो हमारा फर्स्ट आर्केटाइप था अपॉन विच युंग पेड अ वेरी स्पेशल अटेंशन दैट वाज सेल्फ. तो सेल्फ बेसिकली हमें प्रोवाइड करता है एक सेंस ऑफ यूनिटी इन एनी एक्सपीरियंस, कि हम कोई भी एक्सपीरियंस जब करते हैं, वेदर द एक्सपीरियंस इज ऑफ एंजॉयमेंट और सैडनेस या एंगर का या कोई भी एक्सपीरियंस, अगर हमें सेल्फ की नॉलेज हो, इफ़ वी हैव नॉलेज अबाउट आवर सेल्व्स एंड द पीपल अराउंड अस, तो वो एक सेंस ऑफ यूनिटी प्रोड्यूस करता है. For Jung, the ultimate aim of every individual is to achieve a state of selfhood. तो कार्ल युंग क्या बिलीव करते थे कि एवरी इंडिविजुअल जो है हमारे वर्ल्ड में, एवरी इंडिविजुअल इज हैविंग जस्ट वन अल्टीमेट एम, और वो अल्टीमेट एम क्या है कि स्टेट ऑफ सेल्फहुड वो अटेन कर लें. ना ये जो स्टेट ऑफ सेल्फहुड है इसका नोशन सिमिलर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से. सो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन बेसिकली कहाँ से आता है कि देयर वाज अ पर्सन इन साइकोलॉजी, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फिगर, मैस्लो. तो मैस्लो की एक हायरार्की थी जिसके अकॉर्डिंग जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन टर्म है वो सबसे ऊपर आती थी. दैट मीन्स कि अगर एक इंसान ने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का स्टेट रीच कर लिया, देन दैट पर्सन हैज एक्चुअली रीच्ड एवरीथिंग इन लाइफ एंड अचीव्ड एवरीथिंग पॉसिबल. ठीक है, सो वील टॉक अबाउट मैस्लो ऑल्सो इन कमिंग वीडियोज. सो अभी हम युंग पे फोकस करते हैं, बैक टू फोकस ऑन युंग एंड आर्केटाइप सेल्फ, राइट? सो युंग के अकॉर्डिंग भी यही एम था ऑफ एवरी इंडिविजुअल, दैट टू अचीव अ स्टेट ऑफ सेल्फहुड. सो देयरफॉर ये जो सेल्फ आर्केटाइप है, इट वाज एक्चुअली मूव विद द हेल्प ऑफ दिस, युंग वाज एक्चुअली मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन. ह्यूमनिस्ट ओरिएंटेशन क्या था कि मोर टूवर्ड्स की ह्यूमन की वैल्यूज़ क्या होती हैं, प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ह्यूमंस को सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होना होता है एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स. सो दिस इज योर वेरी फर्स्ट आर्केटाइप सेल्फ. अब जो सेकंड आर्केटाइप है दैट इज पर्सोना, अ वेरी इंटरेस्टिंग आर्केटाइप, और इससे हम लोग काफ़ी रिलेट भी कर पाएंगे. सो पर्सोना का बेसिकली मतलब होता है मास्क, राइट? सो मास्क हम यूज करते हैं. सो पर्सोना इज द मास्क, इज द आउटवर्ड फेस दैट वी प्रेजेंट टू द वर्ल्ड. सो बहुत बार ऐसा होता है ना दैट whenever we go out of our houses, जब हम बाहर अपने दोस्तों से या फिर अपने ऑफिस के कोलीग से या किसी से भी मिलने जाते हैं, we pretend to be somebody else. Not everybody, but there are some people who pretend, who have an outward face which is very different from their actual personality. तो maybe उनकी actual personality कुछ और होगी, but as soon as they go out, they put on a mask on their face and they pretend to be somebody else. अब नाउ डोंट टेक इट इन लिटरल टर्म्स कि वो मास्क ही लगाते हैं, राइट? वो कोई मास्क एज सच लगाते नहीं है, बट उनकी पर्सनैलिटी में चेंज आ जाता है, बिकॉज ऑफ विच वी आर यूजिंग दिस टर्म मास्क और पर्सोना. It conceals our real self and Jung describes it as the conformity archetype. तो हमारी जो एक रियल सेल्फ होती है, the real person who we are, वो हम छुपा देते हैं. और युंग ने इस आर्केटाइप को कैसे डिस्क्राइब किया था? एज द कन्फॉर्मिटी आर्केटाइप. सो कन्फॉर्मिटी क्या होता है कि मेजॉरिटी लोग अगर मुझे कुछ करने के लिए कह रहे हैं, सो मैं उनके दबाव में आ जाऊंगी और मैं उनकी हर एक विशेस को कन्फर्म कर दूंगी कि ठीक है यार, इतने सारे लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं कुछ करने के लिए, सो लेट मी डू दिस. इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है?
सी मास्क पहनना इज नॉट ऑलवेज इन द नेगेटिव वो कि आप बहुत बुरे इंसान हो और सामने अच्छा प्रिटेंड करे हो. इट कैन ऑल्सो बी समथिंग एल्स. समथिंग एल्स क्या हो सकता है, जैसे आप नए कॉलेज में गए हो, आपका कोई इंटेंशन नहीं है किसी को बुली करने का, बट द ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स यू आर पार्ट ऑफ, वो लोग काफ़ी ज़्यादा बुली करते हैं बच्चे को, और वो जो फ्रेंड्स है वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल ग्रुप है और कम से कम 15-20 बच्चों की ग्रुप है, और एक दिन वो आपको कहते हैं दैट नाउ टुडे व्हाट यू हैव टू डू इज तुम्हें बुली करना है किसी बच्चे को, राइट? तो आपकी पर्सनालिटी इज नॉट लाइक दैट. आपकी रियल सेल्फ इज नॉट दैट यू वुड बुली एनीबडी, आप उसके अगेंस्ट हो. बट क्योंकि इतने सारी मेजॉरिटी में लोग कह रहे हैं और इन्फ्लुएंशियल पीपल कह रहे हैं, तो आप क्या है अपनी रियल सेल्फ को हाइड करोगे, एक मास्क पुट ऑन करोगे, एंड प्रोबेबली आप जो है उनकी इच्छाओं को मान के यू विल कन्फर्म टू दैट ग्रुप एंड यू विल गो एंड बुली समबडी. सो दैट इज व्हाट कैन बी एन एग्जाम्पल. ठीक है, अपनी रियल सेल्फ को कंसील करके एक मास्क पहन लेना. This is the public face or role that a person presents to others as someone different to who we really are. तो ये जो चीज़ है persona का, ये basically public face है. This is not the private face that we are showing. This is a public face that we represent in front of everybody, and ये is something that is different from who we actually are. ठीक है, so basically हम एक actor की तरह अपने आप को represent करते हैं. This is about the archetype persona. Now the third archetype is shadow. This is also a very important archetype. Shadow में क्या है, ये हमारी animal side है personality की. So animal side word क्यों use किया गया है? See, animals को हम यूजुअली सोचते हैं ना कि एनिमल्स तो बहुत ज़्यादा हार्मफुल होते हैं या बहुत वाइल्ड होते हैं, राइट? सो शैडो भी हमारी एनिमल साइड है पर्सनालिटी की, द वाइल्ड साइड ऑफ आवर पर्सनालिटी और द हार्मफुल साइड ऑफ आवर पर्सनालिटी. ठीक है, now this animal side, it can be a source of creative energy as well as destructive energy, राइट? सो हम इस एनिमल साइड से कुछ मे बी क्रिएटिव भी कर सकते हैं, दैट वी आर सो वाइल्ड इन आर थॉट्स और वी आर सो यू नो इनटू इन आर थॉट्स कि हम कुछ बहुत ही अच्छा क्रिएटिव चीज़ कर लें. बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव एनर्जी भी हो सकती है, दैट वी आर सो हार्मफुल इन आर थॉट्स दैट वी एंड अप डूइंग समथिंग वेरी वेरी डिस्ट्रक्टिव इन लाइन विद द एवोल्यूशनरी थ्योरी. तो ये जो शैडो आर्केटाइप है, ये एवोल्यूशनरी थ्योरी के अकॉर्डेंस में ही चलती है. सो यूंग्स आर्केटाइप रिफ्लेक्ट्स द प्री डिस्पोजिशंस दैट वंस हैड सर्वाइवल वैल्यू. तो ये जो शैडो का आपका आर्केटाइप है, यूंग के अकॉर्डिंग क्या है कि हम जो भी चीज़ एग्जिबिट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं एज एनिमल साइड ऑफ आवर पर्सनालिटी, जो कि क्रिएटिव भी हो सकती है और डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, वो जो एनिमल साइड है वो कभी ना कभी पास्ट में हमारे सर्वाइवल के लिए इम्पॉर्टेंट थी. बट क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अनकॉन्शियस में वो पास्ट की चीज़ अभी तक प्रेजेंट है, we have inherited that thing from our ancestors, so unconsciously वो चीज़ जो है वो animal side of our personality वो सामने आ जाती है. And now because we no longer need that animal side of the personality as for our survival, therefore many people feel कि वो destructive energy है. Otherwise on once upon a time वो animal side of personality was important for our survival. This is according to evolutionary theory. So basically shadow archetype में यही है कि ये हमारी personality का animal side है और ये हमारी creative as well as destructive energy दोनों का ही source हो सकता है. So this is your third archetype. Now we move on to the fourth archetype, that is anima versus animus. Now what is this? ठीक है, so just pay attention to the very first bullet point that is there. The anima versus animus is the mirror image of our biological sex, that is the unconscious feminine side in males and the masculine tendencies in women. इसका मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम फोकस करते हैं इस वर्ड पे, मिरर इमेज पे. व्हाट डू यू मीन बाय मिरर इमेज? जब हम शीशे के सामने खड़े होते हैं तो हमारी जो एक्चुअल साइड है वो उल्टी दिखाई देती है,
राइट हमारा जो लेफ्ट हैंड है वो मिरर में राइट हैंड दिखाई देता है एंड राइट हैंड मिरर में लेफ्ट दिखाई देता है. सो मिरर इमेज इज बेसिकली द ऑपोजिट इमेज एंड एनिमा एनिमस इज मिरर इमेज ऑफ अ बायोलॉजिकल सेक्स. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय बायोलॉजिकल सेक्स? दैट इज कि आपका क्या जेंडर था व्हेन यू वर बोर्न. दैट इज व्हाट वी मीन बाय बायोलॉजिकल सेक्स, वेदर यू आर बायोलॉजिकली मेल और बायोलॉजिकली फीमेल. सो ये जो हमारा बायोलॉजिकल सेक्स है उसकी मिरर इमेज यानी कि उसकी ऑपोजिट इमेज की टेंडेंसीज को बोलते हैं एनिमा या एनिमस. नाउ व्हाट डज दिस मीन कि एवरी वन ऑफ अस, ऐसा कोई इंडिविजुअल नहीं है इस दुनिया में अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग हु डज नॉट हैव दीज टेंडेंसीज. राइट एवरी मेल has some unconscious feminine side. Now why has Carl Jung added this word unconscious? Because हम लोग इस के बारे में we are not aware of this. ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड में प्रेजेंट है. वी आर नॉट अवेयर ऑफ दिस फिनोमिनन कि ऐसा भी कुछ हो रहा है हमारे साथ, ये हमारे अनकॉन्शियस में है. सो एवरी मेल हैज सम अनकॉन्शियस फेमिनिन साइड. उसमें कुछ, उन सब में कुछ अनकॉन्शियस फेमिनिन क्वालिटीज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. सिमिलरली विमेन में भी कुछ अनकॉन्शियस मैस्कुलिन टेंडेंसीज प्रेजेंट हैं. दिस इज व्हाट द आर्केटाइप एनिमा एंड एनिमस इज ऑल अबाउट. ठीक है. Each sex manifests attitudes and behaviors of the other by virtue of centuries of living together. अब कार्ल यूंग ने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया कि ऐसा क्यों होता है कि मेल्स में एक अनकॉन्शियस फेमिनिन साइड है एंड फीमेल्स में एक अनकॉन्शियस मैस्कुलिन टेंडेंसी है. बिकॉज काफ़ी सेंचुरीज से मेल एंड फीमेल्स हैव बीन लिविंग टुगेदर, है ना. बहुत सारी सेंचुरी से मेल फीमेल साथ में रह रहे हैं. सो अनकॉन्शियसली ये टेंडेंसीज उन्होंने एक दूसरे से एडॉप्ट कर ली. ओके मैनिफेस्ट कर लिए हैं एटीट्यूड्स और बिहेवियर्स एक दूसरे के, बिकॉज दे हैव बीन लिविंग टुगेदर फॉर पास्ट मैनी ईयर्स. द साइकी ऑफ अ वुमन कंटेन्स मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स. तो इसमें जो आपका एनिमस है, ठीक है, एनिमस आर्केटाइप इज फॉर द मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स एंड जो एनिमा है, एनिमा एस्पेक्ट इज फॉर द फेमिनिन एस्पेक्ट्स. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि एनिमा इज फॉर योर फेमिनिन एस्पेक्ट्स की फेमिनिन क्वालिटीज एग्जिबिट हो रही हैं एंड एनिमस इज फॉर योर मैस्कुलिन एस्पेक्ट की मेल की मैस्कुलिन की क्वालिटीज एक्सपेक्ट हो रही हैं. तो ये कार्ल यूंग ने यही कहा था दैट साइकी ऑफ अ वुमेन, जो विमेन का अनकॉन्शियस माइंड होता है उसमें कुछ ना कोई ना कोई मैस्कुलिन एस्पेक्ट ज़रूर होता है जिसे हम कह देते हैं एनिमस आर्केटाइप. एंड मैन के साइकी में या फिर मैन के अनकॉन्शियस में भी कोई ना कोई फेमिनिन एस्पेक्ट डेफिनेटली प्रेजेंट होता है अकॉर्डिंग टू कार्ल यूंग, और उस फेमिनिन एस्पेक्ट को वी कॉल एज द एनिमा आर्केटाइप. सो दिस वाज ऑल अबाउट द आर्केटाइप्स जो कार्ल यूंग ने दिए थे. आई होप all of them are very clear to you, right? Now Jung argues that these archetypes are products of the collective experience of men and women living together. ये जो हमारे archetypes form होते हैं वो collective experience की वजह से ही form होते हैं. that यार इतने साल हो गए, we have been living together, there have been centuries that have crossed that men and women are living together in coexistence. So हमारा एक collective experience हो गया. कुछ चीज़ें men ने women से adopt कर ली, कुछ चीज़ें women ने men से adopt कर ली. However, in modern Western civilization क्या है? The civilization we are in. अभी हम जिस world में हैं, जो modern civilized है, so called modern civilized, उसमें क्या है? Men are discouraged from living their feminine side and women from expressing masculine tendencies. So ये चीज़ तो हम भी देखते हैं, right? If we view any male as behaving something like a female or any female as behaving something like a male, we discourage that. हम बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते हैं उन लोगों का, और वी डिस्करेज देम लाइक ये कैसे बिहेवियर कर रहे हो तुम, ये कैसे तुम अपने सेक्स से ऑपोजिट बिहेव कर सकते हो, दिस इज़ वेरी रॉन्ग. हम ऐसे सारे जजमेंट्स पास करते हैं, बट यू नो दैट थिंग इज़ रियली रॉन्ग. वाई? सिंस यू गाइज नाउ नो कि वो क्यों रॉन्ग है, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी नेचुरल टेंडेंसी दैट वी ऑल हैव, है ना. ये एक नेचुरल टेंडेंसी है जो हम लोगों ने ली है. सो दैट इज़ नॉट समथिंग बैड. बट ये मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइजेशन है
जिसमें मेन को डिस्करेज किया जाता है फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर फेमिनिन साइड एंड विमेन को डिस्करेज किया जाता है फ्रॉम एक्सप्रेसिंग देयर मैस्कुलिन टेंडेंसीज विच आर एक्चुअली प्रेजेंट इन आवर अनकॉन्शियस माइंड इन ऑल ऑफ अस. So since we know this fact now, so let us pledge that nobody of us will be passing judgments or comments on anybody who expresses their side, right? So this was all about the archetypes that Carl Jung talked about. अब कुछ evaluations करनी है. These evaluations are important. क्यों? क्योंकि कार्ल यूंग ने अभी तक जितनी भी थ्योरीज दी या जो भी उन्होंने काम किया साइकोलॉजी के फील्ड में, उसकी कुछ क्रिटिसिजम्स हैं एंड कुछ कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्रिटिसिजम्स दैट पीपल पुट फॉरवर्ड. फर्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है कि यूंग का जो भी वर्क था रिलेटेड टू आर्केटाइप्स दैट हैज़ नॉट बीन मच पॉपुलर. अब ये ज़्यादा पॉपुलर क्यों नहीं हुआ? बिकॉज ही डिड नॉट राइट फॉर द लेमैन. लेमैन क्या होता है? हम जैसे लोग, राइट? अब अगर मैं किसी को बोलूं जिसने साइकोलॉजी के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है और मैं उसको कार्ल यूंग की आर्केटाइप्स के बारे में पढ़ने के लिए एक पेपर दे दूं, राइट? सो वो इंसान तो कंफ्यूज हो जाएगा कि यार ये कैसी कैसी बातें की हुई है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. सो दैट इज़ व्हाट वन क्रिटिसिज्म इज कि कार्ल यूंग ने अपनी जो भी राइटिंग्स, जो भी थ्योरीज दी हैं वो लेमैन के लिए सूटेबल नहीं है. समबडी हु इज हाईली इनटू द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी कैन ओनली अंडरस्टैंड हिज राइटिंग्स. और जो भी इनके आइडियाज़ थे वो बहुत क्लियरली एक्सप्लेन नहीं किए थे. दे वर बहुत गोल मोल करके एक्सप्लेन किए गए थे. सो दे वर नॉट वेरी क्लियरली एक्सप्रेस्ड. Second criticism is there was no evidence that archetypes are biologically based or similar to animal instincts. अब कार्ल यूंग ने बोला था ना एनिमा और एनिमस में कि हमारे जो आर्केटाइप्स हैं वो सबसे पहले तो बायोलॉजिकली बेस्ड हैं. क्यों? बिकॉज हम अपने जो एंसेस्टर्स हैं उनसे इनहेरिट कर रहे हैं, सो बायोलॉजिकली बेस्ड. और वो एनिमल इंस्टिंक्ट से सिमिलर हैं, जैसे एनिमल्स रिएक्ट करते हैं वैसे ही हमारे भी आर्केटाइप्स हैं. बट इसका कोई एविडेंस नहीं दिया कार्ल यूंग ने. देयर वाज नो एविडेंस ही प्रोवाइडेड, राइट? देयरफॉर ये भी एक क्रिटिसिज्म हो गया कि एविडेंस ही प्रोवाइड नहीं किया. बट अब जो रिसेंट रिसर्च हुई है इनफैक्ट इस टॉपिक पे, वो बिल्कुल ऑपोजिट है फ्रॉम व्हाट कार्ल यूंग सेड. रिसेंट रिसर्च सजेस्ट दैट आर्केटाइप्स इमर्ज डायरेक्टली फ्रॉम आवर एक्सपीरियंसेस. ठीक है? तो रीसेंट रिसर्च जो है वो कार्ल यूंग की आइडिया को कैंसिल कर देती है कि आर्केटाइप्स कोई बायोलॉजिकली इनहेरिटेड नहीं है, कोई एनिमल इंस्टिंक्ट से सिमिलर नहीं है. इंस्टेड जो आर्केटाइप्स हैं वो हमारे एक्सपीरियंसेस से ही इवॉल्व होते हैं, हमारे एक्सपीरियंसेस से इमर्ज होते हैं. और ये जो आर्केटाइप्स हैं वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट करते हैं हमारी लिंग्विस्टिक या कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक को. लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है? द लैंग्वेज वी स्पीक. ठीक है, हम हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, मराठी बोल रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज बोल रहे हैं. सो लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स को और हमारा जो कल्चरल वैल्यूज है उसको रिप्रेजेंट करते हैं आर्केटाइप्स. सो देयरफॉर ये हमारे क्रिटिसिजम्स हो गए कार्ल यूंग के, जो उन्होंने थोड़े से गलत कर दिए स्टेप्स, राइट? Now we'll also talk about contributions. ठीक है, अब ऐसा नहीं है that कार्ल यूंग के सिर्फ limitations थे. There were very very important things that he also contributed. He was the first one to distinguish the two major attitudes or orientations of personality. So हम सब ने कहीं ना कहीं ये टर्म तो सुनी है ना, एक्सट्रोवर्ट या इंट्रोवर्ट. सो इट वॉज कार्ल यूंग. वो कार्ल यूंग ही थे फर्स्ट पर्सन जिन्होंने पर्सनैलिटी को दो टाइप्स में डिवाइड कर दिया था, जो कि था एक्सट्रोवर्जन एंड इंट्रोवर्जन, जिसको अब मॉडिफाई करके हम बोलने लग गए हैं एक्सट्रोवर्ट एंड इंट्रोवर्ट. सो दिस वॉज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट contribution that Carl Jung gave to the field of psychology. Second contribution जो था, he was the one who identified the four basic functions. कौन से functions? Thinking हो गया, feeling हो गया, sensing हो गया एंड इंट्यूशन. इंट्यूशन क्या होता है? जो हम बोलते हैं ना, इंट्यूशन आ रही है यार आज तो कुछ अच्छा होगा, या इंट्यूशन आ रही है आज कुछ बुरा होगा. दैट इज व्हाट इंट्यूशन इज. सो वो कार्ल यूंग ही थे जिन्होंने ये फोर बेसिक फंक्शंस को आइडेंटिफाई किया था, which in a cross classification yield 8 pure personality types. तो जब इन सारी 4 basic functions को थोड़ा बहुत आपस में मिलाया गया तो हमारी 8 personality types निकल के आ गई, जिसकी एक अलग से ही थ्योरी बन गई. So therefore Carl Jung has actually contributed a lot to the field of psychology, right?
and Jung therefore put forward ideas which were important to the development of the modern personality theory. Why? So actually आप देखोगे जो भी contribution होता गया है कार्ल यूंग का, that is to more towards कि humans की personality कैसे होती है. So therefore in a way Jung has actually given a lot to the development of modern personality theory, the personality theory that we study about today, right? So this was all about Carl Jung. Thank you so much for watching the video so patiently. Do like the video guys if you like my efforts, because this really motivates me to create videos for you. Share it with your friends and family and anybody who needs the videos on psychology. एंड यहाँ तक वीडियो देख ली है तो सब्सक्राइब करना तो बनता ही है गाइज. सो डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि और कौन सी चीज़ों पे आपको वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक्स पे चाहिए, एंड एनीथिंग दैट यू वांट टू शेयर. सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय.